हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर वो सारे आप कवर कर लोगी। प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर्स भी मिलेगा, तो आप उन आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इलाबरेट करके लिख सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर। एंड मैंने कोशिश करी है कि आपको गुड आंसर प्रोवाइड कर सकूं सो दैट आप उन पॉइंटर्स को भी अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज एक्सप्लेन द 7 C's ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर 7 C's कौन से होते हैं उसको एक्सप्लेन करो। प्लस ये बताओ कि किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग, यानी कि अगर आप प्रोफेशनली किसी से बात करते हो, किसी कंपनी के अंदर अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो इन अ प्रोफेशनल मैनर, तो उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी क्या हेल्प करेगी। नाउ अब हम आंसर देखते हैं। बेसिकली जो 7 C's होते हैं इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी हम बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को, वो क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट हो रही है, प्लस उसके अंदर इफिशिएंसी मेंटेन है एंड हम अपने प्रॉपर मैसेज को कन्वे कर पा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट सी आता है, दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो मैसेज है, यानी कि जो बात हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ताकि हमारा जो सामने वाला पर्सन है वो हमारी बात को ईजिली समझ जाए। साथ ही साथ हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए और कोई भी जार्गन हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहिए, जितना सिंपल हो सके हमें उतना सिंपल रहना चाहिए, बिकॉज हमें सामने वाले पर्सन को अपनी बात कन्वे करनी है एंड उसको समझ आनी चाहिए। सेकंड हमारा सी आता है, दैट इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है आप ब्रीफ में एंड पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को रखो, यानी कि आप कोई भी एक लंबी चौड़ी स्टोरी बनाकर अपनी बात को प्रेजेंट मत करो। आप पॉइंटर्स के साथ बिल्कुल ब्रीफली शॉर्ट में अपनी बात को एक्सप्लेन करो। कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ मत करो, उसको अवॉइड करो यूज़ करना, एंड अपने मैसेज में एक वैल्यू प्रेजेंट करो, उसको ब्रीफ रखो, उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल रखो, कंसाइज करके रखो। थर्ड हमारा सी आता है, दैट इज कॉन्क्रीटनेस। इसका मतलब होता है आप जो भी बात कहना चाह रहे हो अपनी बात को एक स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ, एंड अगर आपके पास कोई भी फिगर्स है तो आप अपनी बात को उस तरीके से प्रेजेंट करो, एक स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ प्लस फिगर्स के साथ अपनी बात को प्रेजेंट करो। साथ ही साथ में कोई भी जो वेक स्टेटमेंट्स होती है उसको आप यूज़ मत करो, उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर दो। एंड एक ट्रस्ट वर्दी, यानी कि एक ट्रस्ट बना के रखो, अपनी बात को मेंटेन करके रखो, क्रेडिबिलिटी बना के रखो अपनी बात के अंदर, अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। फोर्थ हमारा सी होता है, दैट इज करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है आप एक्यूरेट फैक्ट्स का यूज़ करो, प्रॉपर ग्रामर का आप यूज़ करो और करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करो, ताकि क्या होगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो प्रिवेंट हो सके, यानी कि आप लोगों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी अगर आप एक्यूरेट चीज़ों का यूज़ करो, जिसके अंदर आप फैक्ट्स भी अच्छे तरीके से यूज़ करो, प्रॉपर ग्रामेटिकल कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रामर आप यूज़ करो, करेक्ट लैंग्वेज से आप अपनी बात को कम्युनिकेट करो। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है जब आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, यानी कि आपको पता है कि आपको अपनी बात किससे कम्युनिकेट करनी है, एंड जिससे आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी होती है वो आपकी ऑडियंस होती है। तो जब आप अपने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, आप अपनी ऑडियंस पे पूरा का पूरा फोकस रखते हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, आप कंसिडरेशन कर रहे हो, यानी कि आप अपनी ऑडियंस की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी कंसर्न के अकॉर्डिंग अपनी बात को एड्रेस कर रहे हो, उनकी इम्पैथी कर रहे हो, आप उनको इम्पैथी दे रहे हो। नेक्स्ट आता है, दैट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि आपको सारी की सारी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन रहती हैं वो सारी आपको प्रोवाइड करनी होती हैं वाइल डूइंग कम्युनिकेटिंग, ठीक है। एंड जो आपकी ऑडियंस होती है उनके लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होता है, बिकॉज आपकी ऑडियंस उससे इन्फॉर्म डिसीजन को ले पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है आपको पोलाइट और रिस्पेक्टफुल मैनर में ही अपनी बात को कन्वे करना चाहिए। जब भी आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो तो हमेशा आपको पोलाइट अपना नेचर रखना है और आपको एक रिस्पेक्टफुल मैनर को कंसीडर करना ही करना है। आपको एक फ्रेंडली टोन रखनी है ताकि आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे कर सको।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। तो पहली चीज़ है कि अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जितनी भी 7 C's जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर हम उसको मेंटेन करके चलते हैं तो इससे हमारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो हम इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी के भी बीच में वो मिनिमाइज हो जाती है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। इससे हम अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी इन्हांस कर पाते हैं और उसको मेंटेन कर पाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हम एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें, बिकॉज अगर एक बिजनेस है उसे सक्सेसफुल रन करना है और लॉन्ग टर्म में अगर उसे चलना है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी ज़्यादा एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बिकॉज इससे जो बिजनेस है वो ऑपरेट कर सकता है। टीम कोलैबोरेशन यानी कि अपनी पूरी टीम के साथ एक कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर सकता है एंड इसमें कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिलती ही मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन को मेंशन करा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर। एंड ये जो 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। इसकी मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई है जिसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया है एंड अगर आपको इसे और डिटेल में जानना है विद एग्जांपल्स जानना है तो आपको उसकी लिंक यानी कि पर्टिकुलर जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स गो अहेड एंड मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जब होती है तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस में और किसी भी मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर। सो लेट्स गो अहेड। सो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर फर्म को। और साथ ही साथ हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है वो मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही होती है। एंड वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है हम इसे पढ़ते हैं। पहला तरीका है दैट इज डाइवर्स वर्क प्लेस। वर्क प्लेस या फिर वर्कफोर्स दोनों ही हम इसे कह सकते हैं। जो हमारी कंपनीज होती हैं आजकल क्या होती हैं, वो बेसिकली जब इंडिविजुअल को हायर करती हैं तो वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारी जो कंपनी है जितने भी वो इंडिविजुअल को हायर करती हैं काम करने के लिए, वो सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वेरियस वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रखे होते हैं, ठीक है। और किसी का भी कल्चरल बैकग्राउंड सेम नहीं होता, वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं एंड फिर वो आकर हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कल्चर सेंसिटिविटी को मेंटेन करके रखना है। यानी कि हमें हर एक पर्सन के, हर एक एम्प्लॉय के कल्चर को बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से मैनेज करना है। साथ ही साथ हम जब भी अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे तो हमें उसके अंदर अवेयरनेस मेंटेन करनी है, यानी कि हमें कभी भी किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना, बिकॉज वी नो कि हमारा जो वर्क प्लेस है वो डाइवर्स वर्क प्लेस है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है दैट इज लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स का क्या मतलब होते हैं, जब हम एक ग्लोबल लेवल पे अपना ऑपरेशन चलाते हैं, यानी कि जब एक कंपनी मल्टीनेशनल अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करता है। बिकॉज क्या होता है कि हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है, तो लैंग्वेज बैरियर आते हैं। एंड लैंग्वेज क्या करता है, डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। और लैंग्वेज बैरियर होने के कारण कभी कभार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं आपस में, ठीक है। एंड इसमें हमें क्या चाहिए होता है, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है। बेसिकली मल्टीलिंगुअल स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी बात को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कम्युनिकेट कर देते हैं, सॉरी ट्रांसलेट कर देते हैं हम अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, जिससे काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है दूसरों को हमारी बात को समझने के लिए। नेक्स्ट आता है दैट इज कम्युनिकेशन स्टाइल्स। कम्युनिकेशन स्टाइल्स का मतलब होता है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं वो अलग अलग अपना कम्युनिकेशन नॉर्म्स या फिर कम्युनिकेशन स्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन में इम्पैक्ट पड़ता है और हमें अडेप्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि हमें पता है कि हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो अलग अलग डाइवर्स कल्चर से आ रखे हैं, तो उनका जो कम्युनिकेशन बात करने का तरीका होता है वो भी अलग होता है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं इनसे जब इंटरेक्ट करना होता है तो इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं आता है। बिकॉज हमें कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी सामने वाले पर्सन की बात समझ में ना आ रही हो, बट स्टिल कंपनी को उसे समझना पड़ता है, अडेप्टेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है, रिक्वायर होती है अडेप्टेबिलिटी, कि अगर आप हमारे कल्चर में आके काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अडेप्टेबल होना पड़ेगा।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ है, जो अलग अलग डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैं वो अडॉप्ट करती जा रही हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। एंड इससे क्या हो रहा है, जो रियल टाइम इंट्रैक्शंस है वो फैसिलिटेट हो रही हैं अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में फैसिलिटेट हो रही हैं। साथ ही साथ क्या है, बट ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग चैलेंजेस। फैसिलिटेट तो हो रही है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज उसको अडॉप्ट तो कर रही है, लेकिन फिर भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जैसे कि टाइम जोन डिफरेंस, यानी कि हर एक कंट्री के अंदर अपना अलग खुद का टाइम जोन होता है, तो कंट्री उस चीज को मेंटेन करते हुए चलती है, तो हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि टाइम जोन डिफरेंसेस एंड डिजिटल लिटरेसी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इथिकल कंसिडरेशंस की। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो नेविगेट करती हैं, यानी कि वेरीफाई करती हैं, वेरी करती हैं इथिकल स्टैंडर्ड्स को और लीगल रिक्वायरमेंट्स को। हर एक कंट्री की अपनी खुद की इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें इथिकल कंसिडरेशंस को भी लेकर चलना पड़ता है, जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं हमें वहाँ की इथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, एंड जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको भी फुलफिल करना पड़ता है, ताकि हम एक कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकें एंड अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकें। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन दे बी ओवरकम। यानी कि कौन कौन से ऐसी बैरियर्स यानी कि लिमिटेशंस होती हैं जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, एंड ये जितनी भी बैरियर्स लिमिटेशंस होती हैं इससे कोई भी कंपनी कैसे ओवरकम कर सकती है। चलो अब हम आंसर देख लेते हैं। बैरियर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। तो फर्स्ट हमारा बैरियर होता है दैट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जियोग्राफिकल डिफरेंस का बैरियर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का बैरियर, एंड इससे क्या होता है हमारी कम्युनिकेशन हिंडर हो सकती है, हमारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, अगर हम जियोग्राफिकल डिस्टेंस और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो कि हमारा फिजिकल बैरियर है। नेक्स्ट आता है हमारे लैंग्वेज डिफरेंस। हमें पता है हमें कभी कभार क्या होता है जार्गन यूज करने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ती है। एंड अगर हम जार्गन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बोले जाते हैं, जो आप और हम इजीली नहीं समझ पाएंगे अगर हम उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते, तो हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए यूज़ करना। लेकिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस स्टेट से बिलोंग करता है एंड वो हमारी कंपनी के अंदर काम करने में आए, तो देयर में भी चांसेस कि वो जार्गन का यूज़ करें, तो इससे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, हमारे लिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उस चीज़ को समझना। तो हमें जैकरिन का यूज़ करना और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ करना कम करना चाहिए, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। बट अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जो कि हमारा लैंग्वेज डिफरेंस या लैंग्वेज बैरियर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कल्चर है वो डाइवर्स होता है किसी भी कंपनी के अंदर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड रहा है, जिससे हमें अलग अलग इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं मैसेजेस के रिगार्डिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय हमारी बात को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करे एंड कोई और एम्प्लॉय हमारी बात को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करे, तो यहाँ पर एक कल्चर बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट इज इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर का मतलब होता है पर्सनल फीलिंग्स, कि हमारे अंदर जो पर्सनल फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर देती हैं कि हम किस तरीके से मैसेजेस को पहुंचा रहे हैं किसी तक, या फिर हम किस तरीके से मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो भी हमें डिटरमाइन करती हैं, हमें ये बताती हैं कि हमें किस तरीके से अपनी बात को पहुंचाना है किसी तक। एंड कोई भी पर्सन अगर हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उसकी बात को किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से फील कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज परसेप्चुअल बैरियर। इसका मतलब क्या होता है, हर किसी का जो व्यू पॉइंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा एम्प्लॉय ए का जो व्यू पॉइंट है वो एम्प्लॉय बी के व्यू पॉइंट से मिलता होगा, दोनों का व्यू पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, दोनों की परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं डिसकम्फर्ट अंडरस्टैंडिंग की चांसेस होते हैं। यानी कि जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी के बीच में वो कहीं ना कहीं नहीं बनेगी, बिकॉज उन दोनों की व्यू पॉइंट अलग है, मैच नहीं करते, एंड परसेप्शन भी अलग है जो कि मैच नहीं करता। नेक्स्ट हमारा बैरियर आ जाता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, हमारी कंपनी के अंदर कॉम्प्लेक्स हिरार्की यूज होती है, एंड अगर हमारी कंपनी कॉम्प्लेक्स हिरार्की को यूज कर रही है तो इससे कहीं ना कहीं डिले लेट हो सकता है हमारा काम और मैसेज जो ट्रांसमिशन करना है। यानी कि अगर हमें अपनी बात को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है एंड हमें पता है कि हमारी जो हिरार्की है वो कॉम्प्लेक्स है, तो इससे कहीं ना कहीं डिले हो जाता है और हमारा मैसेज टाइमली नहीं पहुंच पाता, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा बैरियर होता है।
चलो, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन-कौन से बैरियर्स होते हैं, बट हम उन बैरियर्स से ओवरकम कैसे करें, अब हम ये देखते हैं। फर्स्ट, यूज़ क्लियर लैंग्वेज। हमेशा हमें सिम्प्लीफाइड लैंग्वेज का यूज़ करनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए एंड हमें जार्गन को बिल्कुल, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम अपनी क स्टेट के या अपनी कंट्री के जार्गन के यूज़ कर सकते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अदर पर्सन कि वो हमारी बात को समझ सकें, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए, हमें यानी कि कंपनीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें कल्चर डिफरेंस के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए एंड उन्हें सिखाना चाहिए कि हमें किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना है, ताकि हम अपनी बात ईजिली कम्युनिकेट कर सकें, ईजिली समझा सकें दूसरे वाले पर्सन को एंड उसे भी हमारी बात को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आता है दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि हमें इंकरेज करना चाहिए फीडबैक को, ताकि हम इंश्योर कर सकें जो भी मैसेजेस है वो अंडरस्टूड होने चाहिए। यानी कि हमें जो भी मीटिंग कंपनी कंडक्ट करती है उसके बाद कंपनी को एक छोटा सा फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक के जरिए क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय को आपकी बात समझ में आ जाएगी एंड आपको भी पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयज़ को आपकी बात कितनी समझ में आई है, ठीक है? तो इससे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, इंकरेज हो जाएंगे। अगर उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आई एंड अगर उनके मन में कोई भी डाउट होता है तो आपको रियल टाइम में पूछ सकेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें हमेशा से रिलायबल कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए कंपनी को एंड उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लैटन हिरारकीज। यानी कि हमें ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स को प्रमोट करना चाहिए अपनी कंपनी के अंदर, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स है उसमें ओपनली कम्युनिकेट कर सके हर कोई पर्सन। एक स्ट्रक्चर हमें हिरारकी मेंटेन नहीं करनी, बल्कि हमें सबके लिए कम्युनिकेशन को ओपन रखना है, ताकि हर कोई अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सके ओपनली। चलो, दैट्स ऑल फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है दैट इज डिस्क्राइब द लेआउट एंड इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉर्मल बिजनेस लेटर। जब भी हम एक फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेआउट्स होते हैं एंड इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक जो फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है उसके अंदर टिपिकली काफ़ी सारे कंपोनेंट्स का हम यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है दैट इज सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स का जो एड्रेस होता है वो हम बिल्कुल टॉप पे प्लेस करते हैं एंड उसके अंदर हम सेंडर की यानी कि जो भेज रहा है उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आती है डेट। डेट का जो होता है बेसिकली जो लेटर है हम उस लेटर को कब लिख रहे हैं तो हम वो वाली डेट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आती है रिसिपेंट के एड्रेस। रिसिपेंट के एड्रेस के अंदर हम उसका नाम इंक्लूड करेंगे, टाइटल क्या होने वाला है वो इंक्लूड करेंगे एंड हमारा जो रिसिपेंट है जिसको हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसको हम लेटर देना चाह रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, प्रॉपर एड्रेस हम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है एक फॉर्मल ग्रीटिंग करना, जैसे कि डियर डियर करके आप किसी को ग्रीट कर देते हो तो एक फॉर्मल वे में आप ग्रीट करो तो आप ग्रीट करोगे। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन का मतलब है जब आप एक शॉर्ट में यानी कि ब्रीफ में कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो एंड उसके आप अंदर ये इंक्लूड कर रहे हो कि हमारा जो लेटर हम लिख रहे हैं आपको उसका पर्पस क्या रहने वाला है, हम आपको किस पर्पस के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो आप एक ब्रीफ स्टेटमेंट मेंशन कर दोगे जो कि आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी। नेक्स्ट आती है बॉडी। बॉडी के अंदर पहला इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमारा पर्पस क्या है लेटर का हम उसे लिखते हैं। नेक्स्ट मेन कंटेंट। मेन कंटेंट के अंदर हम सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। हमने पर्पस तो लिख दिया, पर्पस तो हमारी ब्रीफ स्टेटमेंट हो गया यानी कि छोटी सी स्टेटमेंट कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, लेकिन अब हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हम A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो भी हम लेटर के जरिए कन्वे करना चाहते हैं। फिर अगर हमारी कोई भी रिक्वेस्ट लगती है, हमें लगता है कि हमें कोई उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए तो हम रिक्वेस्ट भी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर बेसिकली हमने जो भी मैसेज कन्वे करा है लेटर के अंदर उसको समराइज कर देंगे, उसका निष्कर्ष निकाल के लिख देंगे समरी के अंदर, ठीक है? एंड कोई भी अगर हमें लगता है कि रिक्वायर्ड एक्शंस है तो हम उसको भी नीचे अपनी समरी के अंदर अपने कंक्लूजन के अंदर इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है पोलाइट साइन ऑफ, यानी कि आप सिंसियरली लिखकर साइन ऑफ करते हो कि हमारी क्लोजिंग हो चुकी है, हमें इतनी इतनी बात आपको कन्वे करनी थी तो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो सेंडर है यानी कि जो पर्सन अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं जिसने लेटर लिखा है तो वो क्या करेगा, अपने हैंड रिटन सिग्नेचर कर देगा, अपने हाथों से सिग्नेचर कर देगा एंड उसके अंदर वो अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी डेजिग्नेशन भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट
What is cross-cultural communication? Discuss strategies to overcome challenges in cross-cultural business communication. Cross-cultural business communication क्या होता है एंड कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप ये challenges फेस करते हो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन करते हुए, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो स्ट्रैटेजीज के जरिए। ये भी टॉपिक पे मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। साथ ही में हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टडी। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का। सो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल्स को, बिहेवियर्स को, नॉर्म्स को अमंग पीपल्स जो कि डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड से आ रखे हों। आपको कुछ समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, दोबारा समझाती हूँ। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो डाइवर्स लोग हैं, यानी कि अलग अलग कल्चर से बिलोंग कर जो लोग आते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने का तरीका क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनके ट्रेडिशंस क्या होते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, फिर अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। यानी कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन करना, कंट्री टू कंट्री, अलग कल्चर के साथ कम्युनिकेट करना, अपने कल्चर के साथ नहीं, अलग अलग कल्चर के साथ कम्युनिकेट करना। फर्स्ट हमारा चैलेंज आता है, दैट इज लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है, वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारे पास जो लोग आए हैं वो डाइवर्स कल्चर से आए हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी डाइवर्स होंगी। जब उनका कल्चर ही डाइवर्स है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी लैंग्वेज डाइवर्स होंगी। एंड लैंग्वेज जब डाइवर्स होंगी तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाता है। क्यों चैलेंज हो जाते हैं? बिकॉज इससे कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन होती हैं। हम जो बात करना चाह रहे हैं किसी पर्सन को, हो सकता है कि वो पर्सन उस बात को उस तरीके से ना समझे और किसी और तरीके से या फिर गलत वे में समझ ले, तो यहाँ पर क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगी, उसको हमारी बात समझ में नहीं आई एंड उसने जो बात समझी वो गलत तरीके से समझ ली। ठीक है, ड्यू टू नॉन नेटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है दैट इज नॉन वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम गेस्चर्स का यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, तो कभी कभार क्या हो सकता है, अलग अलग कल्चर के अंदर हमारा जो गेस्चर है जो हम यूज कर रहे हैं उसका अलग मतलब हो। तो अगर हम एक पोलाइट मैनर में भी कोई गेस्चर, कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो अगर उनके कल्चर में उसका कुछ और मतलब होता है, तो वो जो पर्सन होगा सामने वाला, वो उसका वही मतलब समझेगा एंड कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूएसए में आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो पर्सन है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर। बट अगर हम सेम चीज जापान में करते हैं तो जापान में इसका मतलब होता है कि वो एरोगेंस है, यानी कि काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वो हमें पर्सन कर रहा है। तो ये अलग अलग कल्चर के अंदर, अगर हम यूएसए कल्चर की बात करें तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट है, बट जापान कल्चर के अंदर वो डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। तो यानी कि अलग कल्चर के अंदर गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस का मतलब भी अलग होता है। नेक्स्ट हमारा चैलेंज आता है दैट इज एजम्पशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, हम अपने माइंड में पहले से ही कुछ चीज़ एज्यूम करके चलते हैं। एंड स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक तरीके से जो चीज़ चलती हुई आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि जो चाइना के लोग होते हैं उनकी जो आईज होती हैं वो छोटी ही होती हैं, तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो एक स्टीरियोटाइप है जो कि चलता हुआ यार, और हमारे पर्सपेक्टिव भी उसी स्टीरियोटाइप से बन रहा है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, एजम्पशंस अपने माइंड में सोच लेते हैं, स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में रहता है, जिससे जो हमारी कम्युनिकेशन, जब हम बात करते हैं किसी से, तो वो बाइस कम्युनिकेशन हो जाती है एंड इससे भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है। बिकॉज हमारे माइंड में पहले से एक स्टीरियोटाइप बन रखा है कि ये तो ऐसा होगा अगर यहाँ से बिलोंग करता है तो। नेक्स्ट आता है दैट इज डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स। डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स का बेसिकली का मतलब होता है कि कभी कभार जब हम बातचीत करते हैं किसी से भी, तो हम हाई कंटेक्स्ट कल्चर का यूज़ करते हैं। अगर हम जापान में जाएंगे तो जापान में हम क्या करते हैं, हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि बेसिकली ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पे रिलाई करती है, हम डायरेक्टली अपनी बात नहीं कहते। लेकिन अगर हम यूएसए में जाएंगे तो यूएसए का जो कल्चर होता है वो ज़्यादातर डायरेक्ट होता है। अगर हमें वहाँ पे अपनी बात कोई भी कन्वे करनी होती है तो हम डायरेक्टली कन्वे करते हैं, लेकिन जापान के अंदर हम इनडायरेक्टली कन्वे करते हैं। यानी कि हमारा जो डाइवर्स कल्चर है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स फॉलो होते हैं। नेक्स्ट हमारा चैलेंज आता है दैट इज टाइम ओरिएंटेशन। टाइम ओरिएंटेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि कुछ कल्चर्स के अंदर अगर हमें कोई भी टास्क मिल रखा है तो हमें उसे पंक्चुअलिटी के साथ कंप्लीट करना होता है। दैट मीन्स जो भी हमें टाइम फ्रेम दिया गया है हम उस टाइम फ्रेम के अंदर उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। लेकिन कुछ अदर अगर हम कल्चर की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, हम कभी भी अपनी टाइम के साथ, कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे बात करते हैं पंक्चुअलिटी के साथ, यानी कि विद इन द गिवन टाइम फ्रेम के साथ काम को कंप्लीट करना, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमिक। एंड जब हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम है एंड हम कभी भी अपने टाइम को कंप्लीट कर सकते हैं, टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रॉनिक।
अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज आता है दैट इज पावर डिस्टेंस इन हायरार्कीज। अब क्या होता है, कुछ जो कल्चर्स होते हैं वो हाई पावर डिस्टेंस के साथ आते हैं, इनबिल्ट हाई पावर डिस्टेंस के साथ आते हैं। यहाँ पर मैनी जो सबऑर्डिनेटर्स काम कर रहे होते हैं कंपनी के साथ, उन्हें कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर, एक अपने दिल के अंदर हेजिटेशन होती है अपनी बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने से। वो ओपनली अगर चाहें तो सुपरवाइजर से बात नहीं कर पाते बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि यहाँ पर एक हाई पावर डिस्टेंस मेंटेन होता है। तो जब भी सब ऑर्डिनेटर्स को अपनी कोई बात कन्वे करनी होगी तो उन्हें कहीं ना कहीं हेजिटेशन हो जाती है अपनी बात कन्वे करने से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो किसी भी कंपनी को बनानी चाहिए ताकि वो इन सारे चैलेंजेस से ओवरकम कर जाए। फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी होती है दैट इज कल्चरल अवेयरनेस ट्रेनिंग। यानी कि जो कंपनी होती है उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में एजुकेशन, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज यूज ऑफ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। यानी कि हमें हमेशा से एक सिंपल और एक क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। हमें आइडम्स, हमें स्लैग लैंग्वेज, हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कल्चर में स्पेसिफिक रेफरेंस कर रही हो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें स्लोली बोलना चाहिए और क्लियरली, यानी कि ईजी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हमें बोलना चाहिए ताकि जिससे भी हम अपनी बात को कर रहे हैं उसके मन में भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एंड वो भी हमारी बात को प्रॉपरली समझ सके। थर्ड होता है दैट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है, बेसिकली जब भी आप कोई मीटिंग कंडक्ट करो जहाँ पर भी आप हो और सामने वाला पर्सन आपसे कुछ कह रहा है तो आपको अपनी एक्टिव लिसनिंग को बिल्कुल अलर्ट करके रखना है। यानी कि आपको अगर सामने वाला पर्सन कोई भी फीडबैक दे रहा है तो आपको उसके फीडबैक को इंकरेज करना है एंड आपको उसको फीडबैक वेलकम करना है। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप उससे वेरियस क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आंसर सामने वाला पर्सन आपको करेगा। तो इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में होगी एंड आपको बिना किसी भी एजम्पशंस के उस सामने वाले स्पीकर को बिल्कुल ट्रस्ट करते हुए उसकी बात को सुनना है और अपनी एक्टिव लिसनिंग को एक्टिव रखना है। नेक्स्ट आता है दैट इज अडेप्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स। यानी कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको अपने स्टाइल को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए ताकि जो आपकी ऑडियंस है एंड आपकी ऑडियंस का जो कल्चर प्रेफरेंस है उसको आपका स्टाइल सूट कर जाए। यानी कि बेसिकली आपको ऐसे कम्युनिकेशन स्टाइल को अडॉप्ट करना है जो आपकी ऑडियंस पे बेस होगा। आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है, उनके कल्चर को समझना है, उनके बैकग्राउंड को समझना है, उसके बाद जाकर आपको उनसे अपनी बात कम्युनिकेट करनी है एंड यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है एंड एडजस्ट और अडेप्ट करना ज़रूरी है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को। नेक्स्ट आता है बेसिकली प्रमोट इंक्लूसिविटी। इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, हमें एक ऐसा वर्क प्लेस कल्चर क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर हर कोई सेफ फील करे एंड अगर किसी के पास कोई भी आइडिया आता है उनके माइंड में तो वो उसको खुले माइंड से एक्सप्रेस कर सके एंड हमें कोई भी डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं करना चाहिए एंड हर एक पर्सन को, हर एक एम्प्लॉय को सेम वैल्यू और सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दैट इज यूटिलाइज विजुअल एड्स एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। अगर कभी भी ऐसा पॉसिबल होता है कि हमारी वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो सपोर्ट नहीं कर पा रही तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, विजुअल टूल्स का या फिर रिटर्न समरीज का, रिटर्न कम्युनिकेशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाएगी। सपोज करते हैं कि सामने वाला पर्सन से आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड सामने वाला पर्सन आपकी बात को ग्रैप नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो इस केस में क्या होगा, आप विजुअल एड्स का या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं सामने वाले पर्सन तक अपनी बात को कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। तो इसका बेसिकली क्या आंसर है, हम पहले बिजनेस कम्युनिकेशन देख लेते हैं आखिरकार होता क्या है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल चीज़ होती है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फर्म के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन नेसेसरी होती ही होती है और हर एक कंपनी बिजनेस कम्युनिकेशन को फॉलो करती है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करती है, बेसिकली कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको स्मूथ रन करने में हेल्प करती है। अगर कंपनी को कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो उसमें कंपनी की हेल्प करती है एंड अगर कंपनी को अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने ही डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना है तो उसके अंदर भी बिजनेस कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उनको हम अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं एंड वन बाय वन करके हम सारे टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप आ रहा है दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेसिकली ऐसी कम्युनिकेशन जो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। सपोज करते हैं अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो कंपनी के अंदर यानी कि कंपनी की विद इन होने वाली जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो कैटेगराइज होती है अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन।
अब इंटरनल कम्युनिकेशन का हमारा फर्स्ट टाइप होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप अपने पीयर ग्रुप के साथ यानी कि अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। सेकंड टाइप होता है दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है जब आप लेवल्स ऑफ हिरार्की के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज डायगोनल। इसका मतलब होता है जब आप डिपार्टमेंट्स यानी कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करते हो, अक्रॉस डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करते हो। अब देखते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन आपस में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने में हेल्प करती हैं। एंड ये फैसिलिटेट करती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली शेयर हो रही हो। चाहे वो इन्फॉर्मेशन हमें अपने पेयर ग्रुप के साथ शेयर करनी हो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरार्की में शेयर करनी हो या फिर अमंग डिपार्टमेंट शेयर करनी हो। नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जो आप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ करते हो, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर्स या फिर स्टेक होल्डर्स। यानी कि जब हमारी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस जब एक्सटर्नल किसी दूसरी कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है या फिर एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ बातचीत कर रहा है, जैसे कि कस्टमर्स होगी, सप्लायर्स होगी, स्टेक होल्डर्स होगी, तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस होती है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करती है। अगर हमें अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखनी है तो उसमें हमारी हेल्प करती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती है ब्रांड की आइडेंटिटी को। अगर ब्रांड को अपनी आइडेंटिटी को लॉन्ग टर्म में स्टैब्लिश करके रखना है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करनी होती है। साथ ही साथ में ये भी इंश्योर करती है कि जितने भी बिजनेस हैं एंड अगर बिजनेस को अपना कोई भी मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो कंसिस्टेंटी के साथ यानी कि कंसिस्टेंट रहकर अपनी बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं आउटसाइड द कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जो आप वर्ड्स का यूज करते हुए करते हो, चाहे वो रिटन या फिर स्पोकन हो। यानी कि जहाँ पर आप वर्ड्स यूज करो, चाहे आप बोलकर अपनी बात को बता रहे हो या फिर आप लिखकर अपनी बात को बता रहे हो, अगर आप वर्ड्स को यूज करो तो वो आएगा वर्बल कम्युनिकेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर हमें क्लैरिटी से अपनी बात को किसी को करना है। साथ ही साथ में इससे जो अंडरस्टैंडिंग होती है अमंग द टीम मेंबर्स वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज अगर अपनी बात को वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टाइप आ रहा है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, इसके अंदर आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, गेस्चर्स का यूज करते हो या फिर आप फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर पोस्चर का यूज करते हो अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। यानी कि बेसिकली इसके अंदर आप वर्ड्स को इग्नोर करते हो एंड आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हो अपनी बात को पहुंचाने के लिए किसी तक। इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आपको फेस टू फेस इंटरेक्शंस करनी होती है। अगर आपके पास किसी से मीटिंग हो रही है आपकी एंड सामने आपका कोई पर्सन बैठा हुआ है तो वहाँ पर आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। तो जब भी आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हो। इससे पता चलता है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने गेस्चर को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को मेंटेन करते हो। ठीक है। साथ ही साथ में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो कॉन्ट्राडिक्ट करने में भी हेल्प करती है कि हमने जो वर्बली कहा है उसका हम कितना मान रखना है। यानी कि जो चीज़ हम वर्बली बोल रहे हैं कि हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारा गेस्चर, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उस चीज़ को कन्वे कर रही है या फिर नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करती है एंड इसके अंदर हम स्टैब्लिश करते हैं प्रोटोकॉल्स को। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक्यूरेसी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ इंश्योर करती है कि कंपनी के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो भी हम इंफॉर्मेशन है एंड हम डिलीवर करना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन वो अकाउंटेबिलिटी के साथ डिलीवर हो। यानी कि जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप आता है दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप कैजुअली किसी से बात कर रहे हो, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड ये जो जनरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये वर्क प्लेस में कम होती है, लेकिन जैसे कि अगर आप गॉसिप कर रहे हो किसी के साथ या फिर आपकी किसी के साथ कैजुअल कन्वर्सेशन चल रही है तो इस जरिए आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इनफॉर्मल डिसीजन लेना होता है तो उसके अंदर भी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कर लेते हैं थ्रू गॉसिपिंग या फिर कैजुअल कन्वर्सेशन को कंडक्ट करते हुए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज डिस्कस द प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड उसका क्या प्रोसेस है, हमें ये डिस्कस करना है। तो बेसिकली जो फीडबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट यानी कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिलेगा यानी कि अगर आपको कहीं से भी फीडबैक नहीं मिल रहा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे कर पाते हो एंड क्या लोगों ने आपकी बात को प्रॉपर तरीके से समझा है जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हो या फिर नहीं समझा। तो फीडबैक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। एंड फीडबैक जो होता है हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि जो भी सेंडर अपना मैसेज पहुंचाना चाहता था क्या रिसीवर ने भी उसको उस तरीके से रिसीव करा है एंड क्या रिसीवर को प्रॉपर अंडरस्टूड हो गया है मैसेज करेक्टली या फिर नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे हमारे फीडबैक प्रोसेस की। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज सेंडर। सेंडर यानी कि वो पर्सन जो कि कम्युनिकेशन को इनिशिएट यानी कि स्टार्ट करता है बाय डिलीवरिंग अ मैसेज। कोई भी मैसेज को डिलीवर करते हुए अगर हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं वो आता है सेंडर के अंडर। नेक्स्ट आता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि रिसीव करता है उस मैसेज को और इंटरप्रेट यानी कि तोड़ने की यानी कि समझने की कोशिश करता है मैसेज को। नेक्स्ट आता है हमारा फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है, जो रिसीवर होगा जो भी उसे मैसेज मिला है सेंडर के थ्रू रिसीवर क्या करेगा उसके बारे में कुछ उसे फीडबैक देगा यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सेंडर को कि उसे इसकी कितनी बात समझ में आई है। एंड अगर इन केस रिसीवर को कोई भी डाउट रखता है तो वो वेरियस क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेंडर से ताकि सेंडर उसकी बात को प्रॉपरली समझा सके जो भी उसे समझाना था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक। कितने टाइप की फीडबैक होते हैं। फर्स्ट हमारा फीडबैक होता है दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है ऐसा फीडबैक जो कि इंकरेज करता है कि आपने जो भी एक्शन अभी तक या फिर आपका जो भी अभी तक बिहेवियर था कंपनी के अंदर उसको आप कंटिन्यू रखो यानी कि जो भी आपका एक्शन है बिहेवियर है दैट वाज वेरी एक्सीलेंट तो आप उसको कंटिन्यू रखो। जैसे कि ग्रेट जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है तो वहां पर हम बोल देते हैं कि आपने बहुत अच्छी ग्रेट प्रेजेंटेशन दी है तो आप उसको कंटिन्यू रखो। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब होता है जब हम सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं पर भी इंप्रूवमेंट की नीड है तो हम सजेशंस प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जैसे कि योर रिपोर्ट वुड कुड बी क्लियर विद मोर डेटा। अगर आप ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर तो हो सकता था आपकी रिपोर्ट और ज़्यादा क्लियर होती। तो यहाँ पर हमने क्या करा एक सजेशन दिया है कि आप अपनी इस चीज़ पर इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फर्स्ट होती है दैट इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। फीडबैक ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा मैसेज था जो भी हम रिसीव करवाना चाह रहे थे रिसीवर को वो प्रॉपरली रिसीव हो जाए बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करते हुए। तो इससे हमारी कम्युनिकेशन क्या होगी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है दैट इज इनहेंसेस परफॉर्मेंस। जो रेगुलर फीडबैक होता है वो कहीं ना कहीं इंप्लॉयज़ को अलो करता है कि वो अपनी स्किल्स पे काम कर सके उसको इम्प्रूव कर सके एंड अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। तो क्योंकि हम फीडबैक से क्या कर सकते हैं सजेशन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि कौन कौन से ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पर उन्हें काम करना चाहिए और इससे उनकी स्किल्स भी इन्हांस होंगी और वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रमोट ग्रोथ। जो हमारा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब होता है जब हम सजेशंस देते हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को सजेशंस मिल रही है कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहिए और आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए रेज हो जाती हैं। वो अपने ऊपर काम कर पाते हैं एज अ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरीके से। नेक्स्ट आता है मोटिवेट एम्प्लॉय। अगर हम किसी एम्प्लॉय को पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं और उसकी प्रशंसा यानी कि तारीफ कर रहे हैं तो इससे जो एम्प्लॉय होता है उसका मोरल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है एंड उसे इंकरेजमेंट मिलती है फर्दर कंट्रीब्यूशन करने की यानी कि आगे जो भी काम होता है वो उससे फुल एक्साइटमेंट के साथ कर पाता है बहुत ज़्यादा उसका मोरल बूस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस एथिक्स इन कम्युनिकेशन। डिस्कस द एथिकल कंसिडरेशंस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि बिजनेस एथिक्स का क्या रोल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर साथ ही साथ में हमें एथिकल कंसिडरेशंस को भी डिस्कस करना है इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है वो सारे मोराल यानी कि प्रिंसिपल्स रूल्स गाइडलाइंस जो कि हमें गाइड करती हैं कि हमें किसी भी बिजनेस सेटिंग्स के अंदर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। साथ ही साथ में बिजनेस एथिक्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल यानी कि इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसकी हेल्प से हम ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी और गुड रेपुटेशन को मेंटेन कर पाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देख लेते हैं इसका क्या रोल होता है। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी। जब भी हम किसी से बातचीत यानी कि
कम्युनिकेट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेट ऑनेस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपनी बातचीत को कन्वे करेंगे। साथ ही साथ में कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल भी कन्वे नहीं करेंगे जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को हार्म हो सकता है, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अगर रेपुटेशन को हार्म हो सकता है तो हम ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल इतनी इंटीग्रिटी के साथ, बिल्कुल ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है? बेसिकली जो हमारी इथिकल कम्युनिकेशन होती है उसमें हमें डिग्निटी को रिस्पेक्ट करनी होती है, एंड जितनी भी राइट्स होते हैं स्टेक होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, उनके राइट्स को मेंटेन करना होता है, यानी कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी होती है, एंड ये सारी चीज़ें हमें इथिकल के अंदर सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें सब एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से यानी कि इक्वली ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बायसनेस के साथ ट्रीट कर दोगे, बायस कर दोगे, एंड किसी को आप डिस्क्रिमिनेशन के साथ ट्रीट करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज इथिकल कंसिडरेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट हमारा पॉइंटर होता है दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका बेसिकली क्या मतलब है? जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी भी कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि ऑथराइज नहीं होते उसको रिसीव करने के लिए। यानी कि जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा उन्हीं लोगों तक कम्युनिकेट होनी चाहिए जो उसके लिए ऑथराइज होते हैं। अनऑथराइज लोगों को हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कभी भी कम्युनिकेट नहीं करनी। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और वेरीफाई होनी चाहिए जिससे हम मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि हमें ओपन रहना चाहिए अपनी इंटेंशंस के साथ, अपने डिसीजन और अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ। इससे क्या होगा? ट्रस्ट को मेंटेन करने में और उसको बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बेसिकली अगर आप ट्रांसपेरेंट रहते हो, हर एक बात खुलकर कह देते हो एंड आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं करते तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि हमें प्लैगरिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है? आपने एक जगह से कॉपी करा एंड आपने दूसरी जगह जाकर उसको पेस्ट कर दिया, तो हमें ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसको प्रॉपर्ली तरीके से हमें अवॉइड करना है, प्लैगरिज्म को अवॉइड करना है। साथ ही साथ में हमें कॉपीराइट को रिस्पेक्ट करना है। अगर किसी पर्सन की कोई चीज़ है एंड उस पर्सन ने उस चीज़ पर कॉपीराइट लगा रखा है तो हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है, ना कि उसकी चीज़ को हमें यूज़ करना है। साथ ही साथ में हमें प्रॉपर एट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज का यूज़ करना है जहाँ से भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो कि इंक्लूसिव लैंग्वेज हो एंड जिसके अंदर हम हर एक कल्चर को, हर एक सोशल और पर्सनल डिफरेंस को प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहे हो। यानी कि हमें ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी जहाँ पर हम किसी की कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को अनदेखा कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हमें पोलाइटली हर तरीके से बात करनी है और हर किसी के कल्चर को, उनके सोशल नॉर्म्स को और उनके पर्सनल चॉइसेस और डिफरेंस को हमें रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड देयर टाइप्स। यानी कि हमें बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ में इसके टाइप्स भी बताने हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कुछ ऐसे फॉर्मलेस चैनल्स होते हैं जिसके जरिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ में ये जो नेटवर्क्स होते हैं क्रूशियल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इसकी हेल्प से हम स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। साथ ही साथ में अगर जो भी हमें डिसीजन लेना है, अगर हमें उस डिसीजन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर निर्भर रह सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के। तो फर्स्ट हमारा टाइप होता है दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी से ले जाकर लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी तक पास कर रहे हो। यानी कि आपने जो कम्युनिकेशन करनी थी आपने स्टार्ट करी है हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी तक एंड धीरे धीरे करके आप कम्युनिकेट करते करते लोअर लेवल तक अपनी बात को पहुंचा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैनेजर्स से जब कोई बात एम्प्लॉयज तक पहुंचती है, इसमें क्या होगा? हमें इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड होते हैं, पॉलिसीज, फीडबैक। जो मैनेजर्स होते हैं बेसिकली वो अगर इंस्ट्रक्शन देना चाहे एम्प्लॉयज़ को तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी मैनेजर ने पॉलिसी बनाई है तो वो भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। अगर मैनेजर को किसी भी एम्प्लॉय को फीडबैक देना है तो उस केस में भी वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हमें इंफॉर्मेशन को पास करना होता है लोअर लेवल से ले जाकर हायर लेवल तक। यानी कि हम लोअर लेवल से अपनी बात को स्टार्ट करें यानी कि एम्प्लॉयज से, एंड एम्प्लॉयज अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं मैनेजर्स तक, तो ये हमारी होगी अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम रिपोर्ट, सजेशंस और फीडबैक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हमें बातचीत करनी होती है एट द सेम लेवल, यानी कि जब कलीग्स
कलीग के साथ बातचीत करते हैं, डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करते हैं। तो इन लोगों का लेवल क्या है, सेम लेवल है। तो अगर इन्हें सेम लेवल में रहकर आपस में बातचीत करनी है तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जो कि हम बाईपास करते हैं हिरार्किकल लेवल से, एंड जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, इंडिविजुअल के साथ अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर हमें बात को कम्युनिकेट करना है किससे, एक मार्केटिंग मैनेजर को अगर एचआर एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है तो इस हम कम्युनिकेशन को बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन, बिकॉज इसके अंदर हम एक हिरार्की लेवल से बाईपास हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस होती है कम्युनिकेशन नेटवर्क की। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती है दैट इज इफिशिएंसी। जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो क्विक डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि जो भी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको टाइमली कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का बेसिकली काम मतलब होता है अगर हम नेटवर्क का यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर तो इससे हमें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प मिलती है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ ही साथ में हम इंश्योर कर सकते हैं स्मूथ ऑपरेशंस को। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय मोराल। एम्प्लॉय मोराल का मतलब होता है जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का यूज करते हैं तो इससे जो हमारा एम्प्लॉय है उसका कहीं ना कहीं ट्रस्ट मेंटेन रहता है कंपनी के जरिए, एंड वो ओपन और कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट को भी फोस्टर कर पाता है। यानी कि हम एक बेसिकली तरीके से उसे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को ओपन इन्वायरमेंट दे रहे हैं जहां पर वो कोई भी अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, डिस्कस द की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग में यूज होते हैं, साथ ही साथ में हमें की एलिमेंट्स को भी डिस्कस करना है गुड बिजनेस रिपोर्ट के लिए। सो लेट्स गो हेड। सो बेसिकली जो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इसके ज़रिए हम अपनी बात को एक प्रोफेशनल, कंसाइज और क्लियर मैनर में प्रेजेंट कर पाते हैं। साथ ही साथ में जो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग है इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज इन्वॉल्व होते हैं लॉजिकली, साथ ही साथ में हम अवॉइड कर पाते हैं एम्बिग्लिटी को, एंड इसके अंदर हम ऐसी लैंग्वेज को यूज़ कर पाते हैं जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस तक सूट करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है आप सिंपल लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों का यूज कर रहे हो, यानी कि आप घुमा फिरा के एक स्टोरी बनाकर अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि आप क्लैरिटी के साथ अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हो जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो। नेक्स्ट आते हैं कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है जब आप अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करते हो, डिटेल्स को अवॉइड करते हो जो जरूरी नहीं होती बतानी, या फिर आप उसे अवॉइड कर देते हो जो भी चीज़ आपको लगती है कि नेसेसरी नहीं है, एंड आप अपने मैसेज को डायरेक्ट रखना चाहते हो, टू द पॉइंट प्रेजेंट करना चाहते हो। नेक्स्ट आते हैं करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है जब आप ग्रामर को प्रॉपर तरीके से इंश्योर कर रहे हो, स्पेलिंग को चेक कर रहे हो, पंचुएशन को चेक कर रहे हो कि आपकी पंचुएशन भी करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टोन। टोन का मतलब है जब आप एक प्रोफेशनल वे में अपनी बात को प्रेजेंट करते हो, रिस्पेक्टफुल टोन आप मेंटेन करते हो, किसी से भी आप एरोगेंस से बात नहीं करते, ठीक है, एकदम रिस्पेक्टफुल मैनर में जब आप अपनी बात को समझाते हो, आपका जो कंटेक्स्ट ऑफ राइटिंग होता है, मैसेज होता है, वो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर में होता है। नेक्स्ट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है जब आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो लॉजिकली, ताकि जो आपका मैसेज है वो बिल्कुल सीमलेसली फ्लो, यानी कि जब आप अपने थॉट्स को इस तरीके से लिख रहे हो कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी जो मैसेज है, जो भी आप बात कन्वे करना चाहते हो, वो एक सीमलेस तरीके से उसको समझ में आ जाए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। तो फर्स्ट हमारा की एलिमेंट होता है दैट इज टाइटल पेज। टाइटल पेज के अंदर आप अपनी रिपोर्ट का टाइटल मेंशन करोगे, डेट मेंशन करोगे, एंड नेम ऑफ द ऑथर। ऑथर यानी कि वो पर्सन जो कि इस रिपोर्ट को लिख रहा है, तो आप उसका नेम मेंशन करोगे। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है एक ब्रीफ समरी, यानी कि जब आप सारी चीज़ों का समरी बना देते हो, एक छोटी सी समरी, कंक्लूजन इसके अंदर आप लिखते हो, मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करोगी, रिकमेंडेशंस जो भी आप देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप अपनी ब्रीफ समरी के अंदर मेंशन कर दोगे, जो कि पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव समरी का। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, साथ ही साथ में आपकी जो रिपोर्ट है उसका क्या पर्पस होता है आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करोगे। नेक्स्ट आते हैं मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का मतलब है आप वो सारे मेथड्स को डिस्क्राइब करते हो जो भी आपने यूज करे होते हैं अपनी डेटा को गैदर करने के लिए एंड रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंडिंग्स और एनालिसिस की। इसके अंदर बेसिकली आप अपने डेटा को प्रेजेंट करोगे, अपने एनालिसिस को प्रेजेंट करोगे, एंड इसके अंदर आप विजुअल आर्ट्स यानी कि चार्ट्स और टेबल्स भी बना सकते हो जब भी आपको अपनी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को या फिर एनालिसिस को प्रेजेंट करना होता है, तो आप इसको एक विजुअल तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि आप चार्ट्स बना सकते हो, बार ग्राफ्स बना सकते हो, टेबल्स का भी यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो की टेक अवेज को समराइज कर देते हो जो भी आपने रिपोर्ट से निकाले होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के अंदर आप कुछ एक्शन सजेस्ट करते हो, कोई सोल्यूशन देते हो जो भी अपनी फाइंडिंग्स करी हैं। जब आप एनालाइज कर रहे होते हो अपनी रिपोर्ट को तो उसमें आपको जो भी फाइंडिंग्स लगती है कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर देते हो रिकमेंडेशन वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा 11th क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं हमें वो बताना है, साथ ही साथ में उनकी एडवांटेजेस और उनकी लिमिटेशंस को भी हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स गो अहेड। कम्युनिकेशन के जो मेथड्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ब्रॉडली कैटेगराइज हैं, ठीक है, वेरियस चैनल्स के थ्रू। तो हमने उनकी स्ट्रेंथ भी बताई है, वीकनेस भी बताई है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हमारा टाइप ये मेथड होता है दैट इज ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम ओरली यानी कि बोलकर वर्ड्स के जरिए वर्ड्स को यूज कर कर बोलकर जब हम अपनी बात को कम्युनिकेट करें वो हमारी होती है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम मीटिंग्स, फोन कॉल्स या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे, पहला क्विक फीडबैक। जब आप बोलकर किसी से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन भी आपसे बोलकर ही अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपको फीडबैक दे पाएगा एट द रियल टाइम। नेक्स्ट, फैसिलिटेट क्लैरिफिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्टेंटली। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अगर बाई चांस हो गई है तो आप उसको रियल टाइम में क्लैरिफाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल एंड इंटरेक्टिव। ये काफी ज्यादा पर्सनल लगता है बिकॉज इससे क्या होता है आप सामने वाले पर्सन से स्पोकन वर्ड्स के अंदर बिल्कुल बातचीत कर सकते हो, इंटरेक्टिव वे में आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, पहला लैक ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड, यानी कि आपका इसके पास कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता। जब आपने बात करी वो हो गई, ठीक है, अब वो खत्म हो गए, आपके पास इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि आपकी उस पर्सन से ये बात होगी अनटिल अनलेस अगर आपने उसे रिकॉर्ड करा हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकते हैं मिस इंटरप्रिटेशंस लीड हो सकती है अगर विजुअल क्लूज एब्सेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जो कि आप डिलीवर करते हो रिटन मैसेजेस के थ्रू, लिखकर आप डिलीवर करते हो, जैसे कि ईमेल्स, रिपोर्ट्स और मीमोस। एडवांटेजेस क्या होती है, रिटन कम्युनिकेशन का आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन तब यूज होती है जब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन देनी हो एंड कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रिक्वायर होती है तो आप उसके अंदर रिटन कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कहीं पर भी रिफर करना हो तो आप रिटन कम्युनिकेशन को जो भी आपने बातचीत करी होती है उसका आपके पास एक रिकॉर्ड होता है तो आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं कि इसमें आपको जल्दी से फीडबैक यानी कि इमीडिएट फीडबैक आपको प्रोवाइड नहीं होता। साथ में कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू राइट। लेकिन अगर आपको अपनी बात को कम्युनिकेट करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बात को लिखना पड़ेगा, ईमेल के जरिए, मीमोस के जरिए आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर आप अपनी बात को कम्युनिकेट करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। नेक्स्ट आती है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जो कि बिना वर्ड्स की होती है, जिसके अंदर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का, गेस्चर्स का और फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हो। इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऐड हो जाती है टू द वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि जब भी आप अपने मैसेज को बोलकर पहुंचा रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा क्लैरिटी ऐड होती है बिकॉज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका गेस्चर है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो आपके बारे में कहीं ना कुछ कहते ही कहते हैं। तो इससे सामने वाला पर्सन भी एग्री हो जाता है आपकी बात में कि अगर आपकी बॉडी गेस्चर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो यानी कि जो आप बात उनसे कन्वे करना चाह रहे हो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आप अपने इमोशंस को कन्वे कर सकते हो इफेक्टिवली तरीके से। आप अपने इमोशंस को भी प्रेजेंट कर सकते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। कैसे प्रेजेंट करोगे, बेसिकली आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करोगे, गेस्चर अच्छा मेंटेन करोगे एंड आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी अच्छा रखोगे, दैट इज आप स्माइल करोगे। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसमें कई बार हमें मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है अक्रॉस कल्चर बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारा जो जो कल्चर मतलब एक कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो डाइवर्स कल्चर से आते हैं, उनका कल्चर अलग हो सकते हैं। तो इस केस में कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। मान लेते हैं जैसे कि यूएसए के अंदर आई कॉन्टैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट माना जाता है, लेकिन सेम चीज़ जापान के अंदर क्या मानी जाती है, डिसरिस्पेक्टफुल करना। तो अगर कोई पर्सन यूएसए में काम करे, कोई पर्सन जापान में काम करे और किसी ने आई कॉन्टैक्ट कर दिया तो दोनों अलग अलग चीज़ों को समझ लेंगे बिकॉज यहाँ पर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दैट इज मिस इंटरप्रेट हो जाता है। दैट इज नेक्स्ट हमारा आ जाता है मे नॉट ऑलवेज अलाइन विद द वर्बल मैसेज। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर है वो आपकी वर्बल मैसेज से अलाइन करे, कभी कभार ये डिफर भी कर सकता है।
नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसका बेसिकली मतलब होता है जब आप इमेजेस, फोटोज, ग्राफ्स, चार्ट्स या फिर वीडियोस का यूज करते हुए अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हो जाती हैं, काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती है एंड लोगों को रिमेंबर भी हो जाती है। बिकॉज अगर आप कोई चीज उन्हें फोटो के थ्रू समझा रहे हो, वीडियोस के थ्रू समझा रहे हो, तो लोगों का जो माइंड होता है वो उस चीज पे बिल्कुल स्टक हो जाता है, तो लोगों को वो काफी टाइम तक याद रहती है और जल्दी से समझ में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, इससे क्या होता है, इंगेजमेंट आपकी बढ़ जाती है, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स डेटा हैवी इंफॉर्मेशन। जब भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा प्रेजेंट करना होता है, तो जो भी हमारे प्रेजेंट करने वाला जो सदस्य होता है वो क्या करता है, चार्ट्स का, बार ग्राफ्स का यूज करता है अपने डेटा को प्रेजेंट करने में, यानी कि विजुअल तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट करता है। तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एंड सामने वाले पर्सन को वो चीज जल्दी से समझ में आ जाती है, चाहे वो चीज कॉम्प्लेक्स भी थी तब भी। लिमिटेशन क्या होती है, ये काफी ज्यादा सिंपल तरीका है एंड इससे क्या हो सकती है, कहीं बार आप अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी लेफ्ट आउट कर देते हो, लीव कर देते हो। आप सिर्फ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही दिखा सकते हो, विजुअल चीजों के थ्रू हर एक इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, कई बार आपकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो जाती हैं वो भी लेफ्ट आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज बिजनेस प्रेजेंटेशन, डिस्कस द की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या होती है एंड इसके कौन कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं। सो लेट्स गो अहेड। बेसिकली बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन करने का तरीका, जिसके जरिए आप इन्फॉर्म करते हो और मोटिवेट करते हो अपने ऑडियंस को, यानी कि उन पर्सन को जिनसे आप अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। ठीक है, ये एक इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो कि जर्नली मीटिंग्स के अंदर, पिचेस के अंदर और ट्रेनिंग सेशंस के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज, बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब आप अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन के थ्रू, यानी कि विजुअल चीजों के थ्रू आप अपनी बात को कन्वे करना चाह रहे हो एंड इससे जो आपके एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं एंड आप ये सारी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं इसको आप जनरली मीटिंग्स के अंदर, ट्रेनिंग सेशंस के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स की। तो फर्स्ट हमारा की कंपोनेंट होता है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप अपनी ऑडियंस को ग्रीट करते हो प्रॉपर मैनर के अंदर एंड आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो एंड साथ ही साथ में टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट, आप इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स को कवर करोगे जो भी आपको आउटलाइन करने होते हैं, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने होते हैं। साथ ही साथ में आप ऑडियंस से इंगेजमेंट मांगोगे, यानी कि आप अपनी ऑडियंस को इंगेज करोगे ताकि जो भी चीज़ आप उन्हें समझाना चाह रहे हो वो आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से समझाओ एंड आपकी जो ऑडियंस है वो इंटरेस्ट लेकर आपकी चीज़ को समझे एंड अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे एट द रियल टाइम ही अपने क्वेश्चन को समझ लें। नेक्स्ट हमारा की कंपोनेंट होता है दैट इज कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है आपकी आइडियाज को प्रेजेंट करते हो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ में आप अपने कंटेंट को ब्रेक करते हुए चलते हो। ब्रेक करने का मतलब है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड, एनालिसिस, रिकमेंडेशंस। तो आपने क्या करा, अपने जो प्रॉपर पूरा का पूरा कंटेंट था उसको आपने छोटे छोटे स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर आप विजुअल एड्स का यूज करते हो, जैसे कि आप स्लाइड्स का, ग्राफ्स का, चार्ट्स का यूज कर सकते हो ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में आपकी बात को समझे एंड उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो विजुअल फॉर्मेट के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग लगती है, जिससे आपकी ऑडियंस और ज़्यादा इंगेज हो जाती है आप तक। नेक्स्ट हमारा की कंपोनेंट आता है दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आप बेसिकली की पॉइंट्स जितने भी आपने डिस्कस करे होते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन उसको आप समराइज कर देते हो। आप इसके अंदर क्या करते हो, आप क्लियर रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन को ऑफर करते हो, यानी कि आप अपनी ऑडियंस को क्लियर समरी प्रोवाइड करते हो। एक बार जो भी आपने मेन टॉपिक्स कवर करे होते हो उसे आप दोबारा से रिपीट करते हुए बता देते हो एज इन कंक्लूजन। साथ ही साथ में आप कॉल को एंड करते हो टू द एक्शन और क्लोजिंग स्टेटमेंट, यानी कि आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट को दोगे जब भी आप कोई भी कॉल को या बिजनेस प्रेजेंटेशन को एंड करोगे। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। क्यू एंड ए का मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर आप प्रिपेयर करते हो एड्रेस करने के लिए क्वेश्चंस को जो भी आपकी ऑडियंस आपसे पूछती है। साथ ही साथ में आप उन्हें क्लियरली रिस्पॉन्ड करते हो एंड कॉन्फिडेंटली आप उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टिप्स कौन कौन सी होती है इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन को लेने की। तो फर्स्ट टिप है, जो भी आपने स्लाइड्स बनाई है वो स्लाइड्स आपकी सिंपल होनी चाहिए एंड ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए टेक्स्ट के साथ। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सारा का सारा कंटेंट 2-3 स्लाइड्स के अंदर ही डाल दिया। आप जब भी स्लाइड्स बनाओगे तो आपकी स्लाइड सिंपल होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपको ओवरलोड उन्हें नहीं करना। नेक्स्ट आप क्या करोगे, बॉडी लैंग्वेज को यूज करोगे एंड सारे के सारे की पॉइंट्स को भी आप याद करके रखोगे एंड उसे भी प्रेजेंट करोगे। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है, बेसिकली आपको अपनी ऑडियंस को इंगेज करवाना है। साथ ही साथ में आपकी जो टोन है, बात करने का तरीका है, प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड आप जो भी स्पीच दोगे वो बिल्कुल क्लियर स्पीच दोगे। कोई भी ऐसी स्पीच आपको नहीं देनी जो ऑडियंस के माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दे, मतलब बना दे। ठीक है, बेसिकली तो आपको क्या करना है, अपनी स्पीच को क्लियर करना है। साथ ही साथ में
आपको एक स्मूथ डिलीवरी को इंश्योर करना है, प्रैक्टिस करना है आपको अपनी प्रेजेंटेशन से पहले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज डिफाइन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स यूज्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। हमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को डिफाइन करना है, साथ ही साथ में हमें डिस्कस करना है अलग अलग टाइप्स बिजनेस लेटर्स के जो कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। सो लेट्स गो अहेड। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। जब भी हम अपनी रिटर्न कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल इन अ प्रोफेशनल और बिजनेस कंटेक्स्ट, यानी कि अगर हम प्रोफेशनल काम के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, चाहे हम एक्सचेंज करें किसी इंडिविजुअल के साथ या फिर हम किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटर्न कम्युनिकेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हम लेटर्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए या फिर मीमोज के जरिए किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स की। तो फर्स्ट हमारा लेटर होता है दैट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी। इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, एक ऐसा लेटर जो कि हम तब लिखते हैं जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करनी होती है या फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड हमें उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करनी है, तो उस केस में हम लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेंगे। या फिर हमें किसी चीज़ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है ना, हमें डाउट हो रहा है, तो हम उस केस में लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जब भी आपको इंक्वायर करना पड़ता है प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, टर्म्स ऑफ सर्विस के बारे में या फिर अवेलेबिलिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं एंड आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अवेलेबल है आपकी स्टोर में अभी भी वो प्रोडक्ट या फिर नहीं है, तो उस केस में आप लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर ऑफ कंप्लेंट। लेटर ऑफ कंप्लेंट बेसिकली एक ऐसा फॉर्मल लेटर होता है जिसके अंदर आप डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करते हो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस। सपोज करते हैं कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट और सर्विस ली थी एंड वो प्रोडक्ट और सर्विस आपके अकॉर्डिंग नहीं यूज हुआ या फिर आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस था बिल्कुल खराब निकला, तो आप उससे डिससेटिस्फाई हो रहे हो, तो आप इस केस में क्या करोगे, एक फॉर्मल लेटर लिख दोगे। बेसिकली आप कंप्लेन कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप लेटर ऑफ कंप्लेन लिखोगे। एग्जाम्पल के लिए आप कंप्लेन कर सकते हो डिफेक्टिव गुड्स के बारे में, जो भी आपने गुड्स मंगाए थे अगर वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं तो उस केस में आप कंप्लेन कर सकते हो। या फिर पुअर सर्विस के बारे में अब आप कंप्लेन कर सकते हो कि आपकी जो सर्विस थी वो पुअर नहीं थी, मेरे घर में जो डिलीवरी हुई है आपके प्रोडक्ट की वो बिल्कुल भी टाइमली नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक ऐसा लेटर होता है जब हम तब लिखते हैं जब हमें किसी पर्सन को रिकमेंड करना होता है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, अवार्ड के अंदर या फिर रिकॉग्नाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हम तब लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि हमें लेटर करना है, एक कलीग को हम रिकमेंड कर रहे हैं किसी भी जॉब प्रमोशन के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए। हम मानते हैं कि जो कलीग है ये बेटर फिट हो सकता है हमारे जॉब प्रमोशन के लिए, तो हम इस केस में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, जिस केस में हम क्या करें, रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको अगर जॉब प्रमोशन करनी है तो आप इस पर्टिकुलर कलीग की कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली एक फॉर्मल लेटर का लिखना जो कि एम्प्लॉय के जरिए लिखा जाता है जब वो रिजाइन करना चाहता है अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है, एक कंपनी है एंड वो जो एम्प्लॉय है उस कंपनी के अंदर काम करता है एंड उसे उस जॉब को छोड़ना है, तो इस केस में वो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिख देगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, रेजिग्नेशन जो होता है बेसिकली वो पर्सनल रीजन के थ्रू, जॉब ऑफर्स के थ्रू फ्रॉम अनदर कंपनी, किसी भी तरीके से हो सकता है। सपोज कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसे दूसरी कंपनी से और अच्छा ऑफर आ जाए, तो इस केस में वो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिख देगा। या फिर उसको कुछ पर्सनल रीजन है, उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में भी वो क्या करेगा, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिख सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मल लेटर जिसके अंदर हम किसी को एक पोजीशन ऑफर कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक ऑफर लेटर भेजते हैं जब भी किसी भी नए एम्प्लॉय को कंपनी क्या करती है, एक ऑफर लेटर देती है कि हमने आपको ऑफर दिया है कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, जिसके अंदर कंपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करती है एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस प्रपोजल लेटर। ये एक ऐसा लेटर होता है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस आइडियाज को प्रपोज कर रहे होते हैं या फिर पार्टनरशिप के लिए हमें कोई भी पार्टनर चाहिए, तो उस केस में हम बिजनेस प्रपोजल लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हो सकता है, बेसिकली हम प्रपोज कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए कि हमें दूसरी कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन करना है किसी भी नए प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो उस केस में हम बिजनेस प्रपोजल लेटर लिख सकते हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, उन्हें एक प्रपोजल दे रहे हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो। नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरेंडम यानी कि मीमो। मीमो बेसिकली एक रिटर्न कम्युनिकेशन होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए यूज करी जाती है। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, हम एक मीमो लिख सकते हैं जब हमें कोई भी पॉलिसी में अगर चेंज आया हमारी कंपनी के अंदर या फिर अगर हमें कोई भी इंटरनल अनाउंसमेंट करनी है, तो उस चीज़ को कन्वे करने के लिए हम एक मीमो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस लेटर्स के। फर्स्ट हमारा टोन। हमारा जो टोन होना चाहिए वो हमेशा से प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी कि हमें क्लियर और कंसाइज रहना चाहिए अपनी मैसेज के साथ, हमें कोई भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं करनी, क्लियरली अपने मैसेज को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। हमें एक स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि ब्लॉक स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक, इन सारे स्टाइल को हमें फॉलो करना चाहिए।
नेक्स्ट पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन भी आपके पास है तब भी आपको एक पोलाइट टोन को मेंटेन करना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दैम। यानी कि हमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हमें ये बताना है कि बैरियर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर एंड हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बेसिकली जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स यानी कि हर्डल्स। जब भी हम अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से, अपने इफेक्टिव मैसेज को हम पहुंचाना चाह रहे हैं किसी दूसरे पर्सन तक, तो जब हम उस मैसेज को पहुंचा रहे हैं तो उस बीच हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, तो वो हमारे होते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब ये जो बैरियर्स होते हैं वो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर अकर हो सकते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं इनका, दैट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है इन्वायरमेंट के जरिए या फिर फिजिकल फैक्टर्स के जरिए आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे किसी को, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं नॉइज, यानी कि नॉइज हो रहा है, काफी ज्यादा शोर शराबा रहा है तो आप अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल इशू आ रहा है, पुअर कनेक्शन हो रहा है, आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे हो, अगर आप बात करना चाह रहे हो तो आपका नेटवर्क इशू है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एक बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया, टेक्नोलॉजिकल इशू। सोल्यूशन क्या है, इसके अंदर आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल का यूज करना चाहिए, यानी कि आपको ऐसी जगह में बैठना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी और इंटरनेट की, साथ ही साथ में आपको एक क्वाइट इन्वायरमेंट के अंदर बैठना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जहाँ पर भी आप अपनी बात को कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के साथ, वो जो इन्वायरमेंट है वो क्वाइट यानी कि शांत होना चाहिए, वहाँ पे नॉइज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको ऑल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है इन केस तो आप क्या करोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है डिफिकल्टीज जब हमें होती है लैंग्वेज को समझने में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो डाइवर्स कल्चर से आते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी डाइवर्स होती है, तो हमें डिफिकल्टीज होती है उनकी लैंग्वेज को समझने में, उनकी वोकैबुलरी को समझने में। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सपोज करते हैं कि कोई भी हम टेक्निकल जार्गन का यूज करें या फिर नॉन नेटिव स्पीकर्स का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में काफी सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनकी बात को समझने में। क्यों होगी, बिकॉज वो अपनी जार्गन का यूज करें, नॉन नेटिव स्पीकर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, आपको अपनी बात को कन्वे करने के लिए एक सिंप्लीफाई लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो हर किसी तक अंडरस्टैंडेबल हो। साथ ही साथ में आप विजुअल आर्ट्स यानी कि विजुअली अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हो, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, एंड साथ में आप फीडबैक भी इंकरेज कर सकते हो क्लैरिफिकेशन के लिए, यानी कि आप फीडबैक मांग सकते हो लोगों से कि उन तक आपकी कितनी बात उन्हें समझ में आई है, तो आप उसके रिगार्ड में फीडबैक मांग सकते हो। थर्ड हमारा बैरियर आता है दैट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट हो जाती है एज पर देयर कल्चरल बैकग्राउंड। एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, हमें कल्चर सेंसिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए, हमें अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कल्चर के रिगार्ड में, ठीक है। साथ ही साथ में हमें ओपन डिस्कशन को भी इंकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। इसका मतलब क्या होता है, अगर मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी एबिलिटी को, एबिलिटी किसको, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को, अगर हमारा मेंटल और इमोशनल फैक्टर अफेक्ट करे तो वो हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्ट्रेस है, अगर हमें लैक ऑफ अटेंशन मिल रही है, हमारी जो ऑडियंस है हमें ध्यान से सुनी नहीं रही, तो उस केस में हमारे पास लैक ऑफ अटेंशन है। अगर हमारे पास पर्सनल बाइसनेस है, हम किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पर्सनल बाइस इंक्लूड हो गया। सोल्यूशन क्या है, आपको एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहिए, साथ ही साथ में अपनी इफेक्टिव लिसनिंग को और एक्टिव लिसनिंग को आपको इंकरेज करना चाहिए, और जो मैनेज करना है आपको स्ट्रेस को। नेक्स्ट हमारा बैरियर आता है दैट इज सिमेंटिक बैरियर। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई वर्ड्स और सिंबल्स यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन करते हुए, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को वो अलग तरीके से इंटरप्रेट करे और दूसरा पर्सन हमारी बात को अलग तरीके से समझे, तो इससे क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। एग्जाम्पल के लिए एम्बिग्लिटी, मैसेजेस के अंदर एम्बिग्लिटी का आना, या फिर हम मल्टीपल मीनिंग्स का यूज करें, एक ही वर्ड का काफी ज्यादा मल्टीपल मीनिंग्स होना, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है इसका, हमें अपनी लैंग्वेज के साथ प्रिसाइज रहना चाहिए, हमें जार्गन का यूज नहीं करना चाहिए, और हमें क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहिए, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट रहता है तो हमें रियल टाइम में उससे पूछना चाहिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू मे आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हम इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। हमें हमेशा से अपने मैसेज को सिंपल रखना है, डायरेक्ट रखना है और ईजी टू अंडरस्टैंड वे में उसे कन्वे करना है। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। हमें हमेशा से इंकरेज करना है फीडबैक को, ताकि हम ये वेरीफाई कर सके कि जो भी हम अपनी बात को कन्वे करना चाह
समझाते हैं अपनी ऑडियंस के ज़रिए, क्या उन्हें प्रॉपर्ली तरीके से वो समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें हमेशा से कम्युनिकेशन टूल्स का यूज़ करना चाहिए जो कि हमारी सिचुएशन पे सूट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो कॉल्स के लिए हम रिमोट टीम्स का यूज़ कर सकते हैं। सो येस गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 14 क्वेश्चंस कवर करे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से हैं बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के। तो आप ये सारे टॉपिक्स भी कवर करोगे तो भी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लस मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है बिजनेस कम्युनिकेशन की, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने इंडिविजुअल टॉपिक्स कवर करे हैं, तो इनमें से कई सारे टॉपिक्स मैंने इंडिविजुअली भी समझा रखे हैं। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। प्लस थैंक यू सो मच अभी तक बनने के लिए, एंड आई होप आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू मे कमेंट बिलो, एंड थैंक यू सो मच अगेन।